हेलो एंड वेलकम बच्चों आपके अपने चैनल AMPC पे, जहां पे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। और फिजिक्स में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, तो बच्चों आज का इसी कड़ी में जुड़ा हुआ एक सवाल पहले देखते हैं और डायमेंशन का हम लोग देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है। तो डायमेंशन में ये मैंने बताया था कि कोई भी चीज हम लोग जो नाप तोल सके तो वो डायमेंशन है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि भाई दिल, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, तो ये सारी चीजें हम लोग नहीं नाप सकते, तो ये सारी चीजें हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती या फिजिक्स में नहीं आती। कहीं ना कहीं नफरत की भी अगर मैं बात करूं वो भी फिजिक्स में नहीं आती। लेकिन जो इश्क के इजहार के बाद आपको मिलता है थप्पड़, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में गिन सकते हैं। तो देखते हैं इसमें एक सवाल। इसमें सवाल है कि इफ slap times speed is power, then what is the dimension of power? यानी आपके सर ने कहा कि थप्पड़ जो है, इस थप्पड़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी मान सकते हैं क्योंकि इसका हमने फॉर्मूला बना दिया। इसको हम नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं? सॉल्यूशन में ये सवाल कहता है स्लैप इनटू स्पीड है पावर के। तो बच्चों जब पावर और स्पीड नापी जा सकती है तो स्लैप को लिख दो पावर अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों, तो स्लैब को लिख दो पावर अपॉन स्पीड। तो पावर अपॉन स्पीड नापी जा सकती है तो इनका रेशियो भी नापा जा सकता है। तो बच्चों पावर की डायमेंशन क्या होती है? पावर की डायमेंशन होती है ml/t-3। स्पीड की डायमेंशन lt-3। तो अब अगर हम यहां से देखोगे तो स्लैब जो आएगा आपका वो आएगा mlt-2। ठीक, तो स्लैब की डायमेंशन होती है mlt-2। यानी slab is a physical quantity having that much of dimension, and with a proper formula we can measure the magnitude of slab. Okay, समझ में आया? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों और कुछ पुराना डिस्कस करते हैं। पुराने से मतलब मेरा ये है कि हमने कुछ होमवर्क पुरानी क्लास का था जो आज डिस्कस करना है। तो पहला सवाल क्या था कि फोर्स डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी। तो बच्चों उस क्वेश्चन में ईटा आर वी तीनों की वैल्यू आई मीन पावर 1 1 1 आएगी, तो आपको चेक करना पड़ेगा। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बच्चों वो है 6 पाई। अब हमें कैसे पता चला? इसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट जो थे ये सर स्टोक थे, STOKE। दो स्टोक्स ने ये थ्योरम दी और उन्होंने बोला कि 6 पाई उनके एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने निकाले। तो ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था एनर्जी है डिस्टेंस स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन बीटी। तो बच्चों डिस्टेंस स्क्वायर में से एक्स माइनस हो रहा है तो आंसर डिस्टेंस स्क्वायर ही मिलेगा। बस यहां पर ये लिख लो बच्चों कि x जो है वो m0l2 t0 है। कैसे? यहां जो x था डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस स्क्वायर की डायमेंशन मास 0, लेंथ ट्वाइस टाइम 0। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ। ओके, इसके बाद बात करते हैं, हमें b की डायमेंशन निकालनी है। तो देखो बच्चों b क्या होगा? b गया ऊपर, एनर्जी आया नीचे। तो b गया ऊपर, एनर्जी आया नीचे, तो डिस्टेंस स्क्वायर की डायमेंशन L2। बच्चों नीचे टाइम है एक t और एनर्जी की डायमेंशन होती है ml/t-2। तो ये L2 से तो L2 खत्म, t से एक t खत्म, ऊपर जाके m-1, लेंथ खत्म t1। तो बच्चों ये a और b आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। मैंने शायद इसको डिस्टेंस माइनस एक्स स्क्वायर लिया था
क्या डिस्टेंस स्क्वायर माइनस ए लिया था, मेरे ख्याल से बच्चों शायद मैंने पुरानी क्लास में पुराने एक बार उसमें देखा, शायद मैंने ए लिया था बच्चों, डिस्टेंस स्क्वायर माइनस ए, तो वो ए की डायमेंशन है और ये बी की डायमेंशन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ये सवाल पहला, ये सवाल दूसरा, और तीसरा सवाल तो बहुत आसान था। क्या था? डिस्टेंस इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C अपॉन D माइनस टी। देखो बच्चों इतना आसान सवाल, D में से T को माइनस कर रहा है, T क्या है? टाइम, तो D भी टाइम है, टाइम में से टाइम को माइनस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, D को लिखा टाइम, ठीक। अब AT BT स्क्वायर और C अपॉन टाइम सबकी डायमेंशन सेम होगी। तो AT कितना आ रहा है बच्चों? डिस्टेंस, तो AT डिस्टेंस आ रहा है, तो A कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी LT माइनस 1। इसमें टाइम 2 बार नीचे आ रहा है, तो B आ गया LT माइनस 2, और C अपॉन टाइम है तो बच्चों टाइम ऊपर चला जाएगा, तो C है डिस्टेंस इनटू टाइम, तो C है डिस्टेंस इनटू टाइम। ये आंसर थे बच्चों। ये था हमारा पुरानी क्लास का होमवर्क, जो आप लोग अगर कर रखा है तो बहुत अच्छा, और जितने बच्चे मेरे साथ साथ होमवर्क और ये सारी चीजें कर रहे हैं बच्चों, यकीन मानो आपका बेस अपने आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग डायमेंशंस क्यों यूज कर रहे हैं या क्यों नहीं यूज कर रहे, कि डायमेंशंस का फायदा क्या है। तो डायमेंशंस के फायदे की अगर मैं बात करूं तो 2 तो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके थे। क्या? एक तो फॉर्मूला बनाना और एक अननोन डायमेंशन फाइंड करना। अच्छा, अननोन डायमेंशन फाइंड करने का ही एक सवाल था कि थप्पड़ की डायमेंशन क्या होगी, है ना। तो यहां से एक और फॉर्मूला मतलब गिवन था, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन था, उससे आपने डायमेंशन निकाली। तो ये इस कैटेगरी के क्वेश्चन हुए। अब हम लोग जरा अगली कैटेगरी पे आते हैं। पुरानी क्लास में हम लोग 3 कैटेगरी पढ़ चुके थे बच्चों। आज नंबर 4 पढ़नी है हमें, और नंबर 4 है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसमें सवाल देखते हैं, पहले मैं इसे मिटा देता हूं। तो हमारा क्वेश्चन है, ओके बच्चों, तो हमारा सवाल है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सवाल हुआ कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। अपनी पुरानी क्लास में मैंने एक बार इस वर्ड का यूज किया था, डाइन्स का। तो डाइन कहते हैं एक ऐसा यूनिट है, सॉरी ये हमारी सीजीएस यूनिट है। डाइन हमारी सीजीएस यूनिट है फोर्स की। ये लगभग सन 1873, so in the year of 1873 ब्रिटिश कम्युनिटी हैज गिवन दिस वर्ड, और उन्होंने बोला डाइन का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है डायन। अच्छा नहीं, ये इंडिया में होता है। हाँ, डाइन का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है फोर्स या पावर, ताकत। तो अब इन्होंने क्या कहा कि डाइन जो है वो हम लोग सीजीएस यूनिट में यूज करेंगे, जहां पे सरफेस टेंशन जो कि बहुत ज्यादा वीक टाइप की फोर्स होती है, जो कमजोर फोर्स होंगी, जिनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, उनमें मैं डाइन को लिखूंगा। तो डाइन का मतलब फोर्स या पावर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। कहीं ना कहीं हमारी फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ग्रीक से लिए गए हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन वेयर न्यूटन इज अ एसआई यूनिट। तो ये पूरा लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप बच्चे पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन वेयर न्यूटन इज अ MKS सिस्टम ऑफ MKS unit of system of force and dyne is CGS unit system of force। इसका मतलब 2 फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है। आपको मेरा पुरानी क्लास वाला क्वेश्चन याद है ना, कि हम लोग क्या कहते हैं, रुपीस में से डॉलर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, राइट। उसने माइनस करा था, तो मनी में से मनी माइनस कर सकते हैं, लेकिन मास में से हम लोग लेंथ माइनस नहीं कर सकते, वो अलग अलग हो जाता है, ये होमोजेनिटी नहीं कहता।
होमोजेनिटी क्या कहता है कि दोनों फोर्स की क्वांटिटी है तो घटाई भी जा सकती है तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि आज की डेट में अगर 76 रुपीज का $1 है, 1 USD है, यूएस डॉलर, तो उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो है फोर्स। तो लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mld-2, तो इसको स्क्वायर लगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 1 न्यूटन। तो बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं mu। m क्या है, उसका मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिक वैल्यू, और u है उसकी यूनिट। n न्यूमेरिक वैल्यू और u है यूनिट। तो एक और चीज, जब मैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा तो वो उतनी ही बनी रहेगी, वो बदलेगी नहीं। जैसे यहां से पर्टिकुलरली एक लोकेशन तक का, या मानो कि यहां से आपके घर, एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर से, ठीक, आपके घर के पास कोई मैकडॉनल्ड्स का अगर कोई शॉप है तो आपके घर से मैकडॉनल्ड्स तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। अब थोड़ी देर के बाद आप कहते हो नहीं सर वो 1 किलोमीटर तो नहीं है, वो तो 1000 मीटर है। तो दोनों का आंसर सही है। तो यूनिट सिस्टम बदल देने से नंबर बदल जाएगा लेकिन नाप उतना ही रहेगा। जो नाप यहां से शुरू हुआ था वहां पे खत्म हुआ था, तो वो नाप उतना ही रहेगा बच्चों। तो फिजिकल क्वांटिटीज nu। तो nu को कैसे लिख रहे हैं, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। तो यूनिट 1 है न्यूटन और नंबर है इसका 1, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू n2 डाइन। तो बच्चों n2 कितना आ गया, 1 इंटू न्यूटन अपॉन डाइन। ठीक, अब न्यूटन और डाइन को हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं इसको देखो। तो बच्चों न्यूटन की डायमेंशन mlt-2 है, तो आप यहां पर mlt-2 इस तरीके से लिख दो और स्क्वायर ब्रैकेट में -2, लेंथ 1, मास 1। तो न्यूटन की भी ये डायमेंशन है, डाइन्स की भी mlt-2। तो नीचे वाला है cgs और ऊपर वाला है mks। तो mks में मास कितना होता है, mks में मास होता है 1 kg। mks में लेंथ कितनी होती है 1 मीटर और बच्चों टाइम होता है 1 सेकेंड। तो देखो 1 न्यूटन को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। न्यूटन ऊपर था तो मास लेंथ टाइम ऊपर थे और इनकी वैल्यू हमने लिख दी। नीचे डाइन है तो डाइन का मास लेंथ टाइम है, तो बच्चों मास 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर और टाइम 1 सेकेंड। तो बच्चों यहां से 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट गए। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। तो बच्चों यहां पर ये बचा तुम्हारा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। आगे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ये कट गया था। तो अब ग्राम से ग्राम कट गया, 1000 बचा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 100 बचा। तो बच्चों LHS में लिखा है n2, RHS में आ गया, RHS में आ गया 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, n2 is 10 की पावर 5। Now we will substitute n2 in this equation। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर मैं इधर ही लिखा हूं छोटा सा, फाइनल आंसर है 1 न्यूटन। सो देयरफॉर 1 न्यूटन बराबर n2 है 10 की पावर 5 डाइन। तो ये कन्वर्जन रेट था। समझ में आया होगा आप लोगों को, आसान था।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था जो आप सब बच्चों को आना चाहिए कि एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं या एसआई यूनिट में कितने सीजीएस होते हैं, तो उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा, आंसर है 10 की पावर 5। तो बच्चों अगर सेम क्वेश्चन आपको मिले कि कन्वर्ट, और ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन इंप्रोवाइज होते हैं, कन्वर्ट 15 न्यूटन इनटू डाइन, तो बच्चों n1 की वैल्यू 15 है, आप यहां पे 15 लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो मैं इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा, बट इसका आंसर आएगा 15 इंटू 10 की पावर 5। सब बच्चे इसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर दो। पुराने वाले को, हाँ, 1 न्यूटन वाले को, 15 न्यूटन वाला तो आप लोग कर सकते हो अगर आप एक बार चीज सीख जाओगे तो इसी बात पे ध्यान देना है। अगर हम एक बार चीज सीख जाते हैं तो उसी को बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ना है। ओके बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कन्वर्ट, अगला सवाल है बच्चों हमारा कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग्स, या कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। ये सवाल है बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। जिस तरीके से न्यूटन और डाइन का सवाल इंपॉर्टेंट था, उस तरीके से हमारा ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो आओ बच्चों इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं, पुराने क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स वेयर जूल इज MKS unit system of energy and erg is CGS unit system of energy। क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने आगे। तो अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों एनर्जी की यूनिट है, तो बच्चों सवाल बदलो और ये कहो कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। बच्चों एक चीज और, मैं क्वेश्चन को बड़े डिटेल में लिख रहा हूं एक एक लाइनों के साथ। आप लोग चाहो तो एक बार ये लिखो n1u1, सीधा ये लिखो, और ये बीच में कैलकुलेशन भी ना दिखा के आप एक लाइन में ये लिख करके कैंसिल करके आंसर लिख सकते हो। आपको अपने एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप मार्किंग के हिसाब से अगर आप लोग इसमें ये और ये 4 लाइनें भी लिखोगे और फाइनल आंसर लिख दोगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि आप लोग पहली बार सवाल कर रहे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो, तो मैं सारी चीजों को बहुत डिटेल में बता रहा हूं ताकि थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग बने हमारा। बेस के लिए ये क्लास बहुत जरूरी है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी मुझे सवाल में गिवन थी। एनर्जी की डायमेंशन ये नहीं होती, एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t-2। किसी फिजिकल क्वांटिटी को nu लिखते हैं तो उसका नंबर सेम रहता है, तो n1u1 इक्वल्स टू n2u। तो n1 कितना है? 1, और ये है जूल। क्या है बच्चों? 1 जूल। और पहली तरफ क्या है? n2 u2। u2 दूसरी यूनिट अर्ग। तो डाइम्स को हटाओ और अर्ग्स। सवाल आया समझ में? तो बच्चों n2 क्या होगा? अर्ग आ गया नीचे, तो इसको मैं लिखूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा जूल अपॉन अर्ग्स। तो बच्चों डायमेंशन में ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो यहां पर 2 रहा। अब आप लोग बिल्कुल पुराने सवाल की तरह देखो, 10 की पावर 1 2 3 और ये 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 + 4 10 की पावर 7। तो यहां से अगर मैं कहूं कि मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, अगेन इस लाइन में फाइनल आंसर की वैल्यू पुट करनी है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। इस फॉर्मूले के नीचे लिख दो, ये मेरा आंसर है। तो जहां जहां पर मैंने ये लाइन खींची थी, आप इन लाइनों को भी एग्जाम में लिखोगे बच्चों तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो ये था हमारा सवाल जो आप लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल बिल्कुल सेम। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब जरा इसी कैटेगरी का एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट, और ये सब बच्चे मेरे साथ इस सवाल को लिखे, कन्वर्ट
50 pascals into CGS unit system, CGS unit system of pressure. Convert 50 pascals into CGS unit system of pressure. ठीक, where Pascal is the MKS unit system of pressure. तो बच्चों यहां प्रेशर लिख करके, प्रेशर की डायमेंशन लिख करके पूरा क्वेश्चन आप बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक, एक कैटेगरी, इस कैटेगरी का एक सवाल और। तो बच्चों इसका अगला सवाल जो है हमारा वो है, ये क्वेश्चन 3 होगा और ये क्वेश्चन 4 होगा। तो अगला सवाल है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू किलोग्राम मीटर मिनट सिस्टम ऑफ फोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस कैटेगरी का एक और सवाल हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कैटेगरी 4 कन्वर्जन ऑफ यूनिट। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको करना है। सो दैट इज वेरी सिंपल। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कि इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, जो आप लोग कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा कुछ यूनिटरी मेथड है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो ये कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg है, तो बताओ 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक, तो 1 किलोग्राम। तो ये यूनिटरी मेथड है, इसमें हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। Me का मतलब बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आसान तरीके से डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक सवाल हुआ। एक सवाल और इसमें देखते हैं। ये सब बच्चे 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 यूनिट या 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल यूनिट क्या होती थी? किलो वॉट आर इंटू डाइन्स। अरे डाइन्स थोड़ी, अर्ग, ये एनर्जी होता था ना, इंटू अर्ग्स। तो बच्चों किलोवाट आवर का काफी बच्चों को याद होगा, आंसर था 3.6 इंटू 10 की पावर। याद करो, ठीक है, आप लोग देखो। तो वो हम लोग लिख रहे हैं किलोवाट आवर को जूल में। ठीक, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता था। और उसको अगर मैं अर्ग में कन्वर्ट करूंगा तो फिर फर्दर जूल से अर्ग का कन्वर्जन। तो किलोवाट आवर में किलो का 1000 आएगा, आर को हम लोग लिखेंगे। तो ये आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये बहुत आसान था। तो ये कैटेगरी नंबर 4 थी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इस कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बाद हमारी कैटेगरी नंबर 5 है, वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। तो ये है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। मतलब ये बताओ कि फॉर्मूला सही है या गलत। तो फॉर्मूला सही है या गलत, ये बताना है। तो क्वेश्चन है, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। बच्चों साथ साथ लिखो मेरे, तभी समझ में आएगा। जब तक आप लोग पेन नहीं चलाओगे नहीं सीखोगे। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस, by the method of dimensions, check the correctness of formula। ठीक, तो इसकी सॉल्यूशन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2L
अंडर रूट टी अपॉन एम, अंडर रूट टी अपॉन एम, जहां पे हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, टी मतलब टेंशन, एम मतलब मास पर यूनिट लेंथ, और एल तो लेंथ होता ही है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं डायमेंशन, इसकी सॉल्यूशन देखना। इसकी सॉल्यूशन है बहुत आसान, डायमेंशन ऑफ LHS। LHS में क्या लिखा है बच्चों? केवल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन मास नहीं, लेंथ नहीं, टाइम -1। ये हम लोग पुरानी क्लास में डिस्कस कर चुके थे, तो आप लोग वीडियो देखो, उसमें आपको मिलेगा। तो डायमेंशन ऑफ LHS इज T-1। तो बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो या जो भी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ RHS, या आपको यहां लिखना है डायमेंशन ऑफ RHS क्या होगा? 1/2L, 1/2 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। बताया था ना सारे नंबर कांस्टेंट होते हैं, तो 2 तो हटा दो, L की बात आ रही है। L की डायमेंशन बच्चों L। टेंशन होता है फोर्स, ठीक, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, टेंशन होता है सिर्फ फोर्स। तो फोर्स होगा mLT-2, मास पर यूनिट लेंथ का अंडर रूट। ये समझे बच्चों? मास आपका कैंसिल हो गया, यहां देखो लेंथ, नीचे से लेंथ ऊपर जाएगी, लेंथ ट्वाइस हो जाएगी। तो यहां से आपका आंसर आया 1/L m0L2 T-2, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो अब 2 × 1/2, 1 बचेगा, -2 × 1/2। तो यहां से देखो मास नहीं है, लेंथ ऊपर 1 बचा और नीचे 1 है। तो बच्चों 1 - 1 कट के 0 आएगा, और टाइम -1 बचा, तो ये -1 रहेगा। इक्वेशन 2। इसके बाद आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 both having same dimensions, from equation 1 and 2 dimension of LHS बराबर dimension of RHS, hence the formula is dimensionally correct. Hence the formula is dimensionally correct. बच्चों मैंने यहां डायमेंशनली लिखा, डायमेंशनली इसीलिए क्योंकि यहां पर लेंथ की जगह अगर डिस्टेंस होता तो, डिस्प्लेसमेंट होता तो, या 2 नंबर की जगह पर 200 होता तो फॉर्मूला तो बदल जाता, लेकिन मेरा आंसर नहीं बदलता, क्योंकि 200 की डायमेंशन नहीं होती जिस तरीके से 2 की डायमेंशन नहीं होती। सो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, मैं इतना बता सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। सो द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, दैट्स इट। समझ में आई बात? एक और सवाल देखते हैं बच्चों। तो इससे रिलेटेड अगला सवाल है, वैसे सारे सवालों की मेन हेडिंग हमारी वही रहेगी, और जो हमारी मेन हेडिंग है वो है बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। डायमेंशन के मेथड से फॉर्मूला बताओ सही है गलत। तो अगला सवाल है नंबर 2, मैं यहां लिखता हूं नंबर 2 है Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। तो यहां पे हम लोग सबकी डायमेंशन चेक करेंगे। तो Sn का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। पहले मैं लिख लूं डिस्टेंस, और बच्चों ये चीज ध्यान रखना, ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन में गिवन होगा। इन दिस फॉर्मूला Sn का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब बच्चों एक्सेलरेशन, n का मतलब टाइम। तो ये सब गिवन था। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ LHS, LHS की डायमेंशन
डिस्टेंस इन nth सेकेंड, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशन क्या आई, ml1 मतलब m0l1 t माइनस 1। डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ, टाइम की डायमेंशन -1 ऊपर गया तो आ गया, तो LHS की डायमेंशन। आगे RHS, तो अगर मैं RHS की बात करूं तो देखो RHS में फर्स्ट टर्म है इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगी, तो वेलोसिटी आता है। एंड RHS एक और है विच इज A एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्योंकि देखो 2 की डायमेंशन नहीं होगी, मैं नहीं लिख रहा, यहां पे भी 2 की डायमेंशन नहीं लिख रहा, यहां पे n जो टाइम है वो 1 सेकंड का टाइम है, तो उसमें से अगर मैं 1 माइनस कर रहा हूं मतलब ये भी 1 सेकंड ही है। ये मेंशन नहीं होगा लेकिन मैं मान करके चलूंगा 2n-1। तो बच्चों 2n-1 हियर मींस 2n, n इज टाइम, टाइम में से 1 सेकंड माइनस हुआ, तो इट इज टाइम माइनस टाइम, टाइम माइनस टाइम विल गिव यू टाइम। लेट अस से जितना भी टाइम हो उसमें से 1 सेकंड कम कर दो, तो RHS कितना हुआ, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्या डायमेंशन है बच्चों, m0l t-2 होता है, t-2 होता है, इनटू 1 हो गया, तो -2 + 1 इज -1। अब बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। तो बच्चों यहां तक 3 इक्वेशन तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद की लाइन देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 डायमेंशन ऑफ LHS डायमेंशन ऑफ RHS के बराबर है, हेंस द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये समझ में आया आप लोगों को, तो ये फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है, ये आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो इसी कैटेगरी का एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो बच्चों फिर से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई √mgl अपॉन I, वेयर बच्चों साथ साथ लिखना, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, 2 पाई, पाई कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होगी, पहले ही बता रहा हूं, m मास, g एक्सेलरेशन, हालांकि g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एक्सेलरेशन ओनली, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन, l लेंथ, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों चेक करके बताना सही है कि गलत है। अगला सवाल एक और लेते हैं, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन चेक करके बताओ दैट काइनेटिक एनर्जी होती है 1/3 mv²। तो सब बच्चों को पता है कि सर काइनेटिक एनर्जी तो ½ mv² होती है, आप 1/3 क्यों कह रहे हो? ऐसा बच्चों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1/3 mv² आपका डायमेंशनली करेक्ट आएगा फॉर्मूला। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट आएगा तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो गलत फॉर्मूले को भी सही बता रहा है। कोई चीज गलत को भी सही बताए तो वो उसकी गलती है, वो उसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहली लिमिटेशन, इन द मेथड ऑफ चेकिंग, जब हम फॉर्मूले को चेक कर रहे हैं, so while checking the formula, while checking the formula, we are checking the correctness of formula, correctness of formula, the coefficient cannot be checked correctly. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/3 mv² बराबर 1/2 mv²। तो 1/3 है या 1/2 है, बताओ कौन सा सही है? तो सबको पता है 1/2 है, लेकिन डायमेंशन को नहीं पता, डायमेंशन बेवकूफ है, तो डायमेंशन की कमी है, लिमिटेशन। तो डायमेंशन की लिमिटेशन है ये, ठीक है बच्चों।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले, डेरिवेशन याद है ना नंबर 2, पिछली क्लास में बताया था। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 3 फिजिकल क्वांटिटी ओनली। 4 के बीच में नहीं हो सकता। इसका भी एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल देखना है छोटा सा। फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, रेडियस की पावर c। सबको पता है ना, मास, वेलोसिटी, रेडियस ये था। अब अगर मैं कहूं चौथा और ऐड कर दो, टाइम की पावर d। अब मुझे निकाल के दिखाना जरा ये कैसे सॉल्व होगा। तो आप घूमते रह जाओगे लेकिन ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस। क्यों? क्योंकि हमारा MLT 3 डायमेंशन थे और टाइम चौथा वेरिएबल लेके आ गया। तो 3 इक्वेशन से 3 ही वेरिएबल तो सॉल्व होते, हमारे पास 4 वेरिएबल है। वी कैन नॉट सॉल्व दिस। लिमिटेशन, एरर। ठीक, तो यहां तक आया आपको समझ में? ओके, इसकी एक और लिमिटेशन, the proportionality constant cannot be calculated। याद है ना बच्चों, अपनी पुरानी क्लास में मैंने कहा था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को k लगा लो। कभी मैं k को 1 बोलता हूं। आज होमवर्क डिस्कस करा, मैंने बोला k 6 पाई है। तो ये चीज तो मैं अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर रहा हूं। हालांकि बच्चों मैं अपने हिसाब से चेंज नहीं कर रहा था, ये एक्सपेरिमेंट थे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, उसके बाद पता चला कि ये गलती है। तो अब डायमेंशन नहीं बता सकता कि ये ठीक है या गलत। तो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की डायमेंशन या उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक, तो ये लिमिटेशन में 3 पॉइंट काफी है बच्चों, इतना ही पूछा जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और ओके बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।